चार धाम परियोजना जो है चारों धाम को जोड़ने की है। 12,000 करोड़ की लागत से बन रहा है ये जो पूरा रास्ता। नए ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है, सड़क का विस्तार किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण पे भी प्रहार किया जा रहा है। उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम ऑर्डर पास किया है। हमारे साथ संजय पारिक जी जो हैं, जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और इन्वायरमेंट इश्यूज उठाते हैं। इस केस में उन्होंने जो है मेन आर्गुमेंट्स रखे थे। और साथ ही साथ हमारे साथ सती साहब भी हैं, डॉक्टर एसपी सती, जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमसे बात करने के लिए। पारिक जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्या आज कहा मेन ऑब्जर्वेशंस क्या थे कोर्ट के। जो हियरिंग हुई, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 2019 में, उसी के सीक्वेंस में हुआ था। 2019 के ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे टर्म्स और रेफरेंस बनाए थे जिसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी को रिपोर्ट देनी थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह लिखा था कि अगर कोई कंटेंशियस इश्यू है तो उसके ऊपर वोटिंग से उसको डिसाइड किया जाएगा, मेजोरिटी और माइनॉरिटी को लेकर के। ये जो रोड विड्थ की बात है, जिस समय ये इशू आया तो जो मेजोरिटी के मेंबर्स हैं, जिनमें ज्यादातर गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल्स वगैरह हैं, उन लोगों ने कहा कि हम जो डबल लेन है विद पेव्ड शोल्डर्स, वो उसको ही फॉलो करेंगे जो 2012 के एक सर्कुलर में मॉर्थ के था। उन्होंने इस बात को कंसील किया कि 2018 में एक सर्कुलर आया है जिसमें इंटरमीडिएट लेन की बात की गई है और उसमें बोला है कि हिली टेरेन के अंदर हमको एक अलग तरीके से सड़क को बनाना पड़ेगा। तो जब जिस समय वोटिंग हुई उस समय 2018 की सर्कुलर को उन्होंने बताया नहीं और मेजोरिटी ने कहा कि हम ये ही डबल लेन को करेंगे, जो जिसके वजह से पूरे हिमालय के अंदर जबरदस्त तरीके से डैमेज हुआ था। वर्टिकल हिल कटिंग्स की गई, बहुत सारे पेड़ों को काटा गया। मतलब विध्वंस का अगर आप कोई पूरा देखना चाहे नमूना, तो वहां पर बिल्कुल दिखाई पड़ता है कि रोजाना एक न एक जो लैंडस्लाइड है वो होती रहती है। बाद में जब मीटिंग के कुछ 2 या 3 दिन के बाद में मालूम पड़ा कि 2018 के भी एक सर्कुलर है, तब जो चेयरमैन है हाई पावर्ड कमेटी ने, उन्होंने उनसे कहा कि जब एक आपका खुद का सर्कुलर एग्जिस्ट करता है तो आप कैसे इंसिस्ट कर सकते हैं कि हम ये जो चौड़ी सड़क है जिसके अंदर डबल लेन और पेव्ड शोल्डर्स है उनको ही फॉलो करेंगे। तो भी मेजोरिटी ने उस बात को नहीं माना, उनको उसको नकार दिया। तो फिर एचपीसी की रिपोर्ट को और ये जो पर्टिकुलर इशू है, जो कंटेंशियस इशू बन गया था, वो चेयरमैन ने, जो माइनॉरिटी के मेंबर्स थे 4, तो 5 व्यक्तियों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में बताया कि जब 2018 का सर्कुलर मॉर्थ का एग्जिस्ट करता था, तब उनको जो 2012 का सर्कुलर है जिसको सुपरसीड कर दिया गया था, उसको फॉलो करने की क्या जरूरत थी। उसको मानते हुए उन्होंने बोला कि पूरे चारधाम के जो रोड्स हैं उनके अंदर 2018 का सर्कुलर फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब है जो इंटरमीडिएट लेन है जो 5.5 मीटर है वो बनेगी और उसके दोनों तरफ पदयात्रियों के जाने की जगह बनेगी। जहां पर इन्होंने हिल कटिंग ज्यादा कर दी गई है, जब इस इशू को उठाया गया, वहां पर भी उनको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने ये क्वेश्चन उठाया। उसने कहा ये तो प्रोस्पेक्टिव है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये रोड विड्थ पूरे हिली टेरेन के ऊपर अप्लाई करेगा। तो जहां पर भी उन्होंने डैमेज किया है वहां पर भी उनको इंटरमीडिएट लेन बनाना पड़ेगा। मैंने कहा तो मेरे कंटेंशन को नोट किया उन्होंने कि वहां जहां जहां पर इस तरह की बात है वहां पर पेड़ लगा के उस जगह को स्टेबलाइज करना पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आप ये कह रहे हैं पारिक जी कि जो 2018 का सर्कुलर, भारत सरकार का ही सर्कुलर है, साइंटिफिक रीजनिंग के बाद जब सर्कुलर निकला कि सड़क की चौड़ाई जो है 5 मीटर ही रखी जाए, 5.5 मीटर ही रखी जाए, 5.5, उससे ज्यादा ना हो। और इसका कारण ये है कि एक तो ट्रैफिक की डेंसिटी को देखते हुए कि भाई चांदनी चौक तो है नहीं कि इतनी सारी वाहन है वहां पर कि आपको इतनी डबल सड़क चाहिए, बट इन्वायरमेंट को भी अगर बचाना है, क्योंकि कुछ तरफ पेड़ हैं, कुछ तरफ नदी है, ऑब्वियसली इसको ध्यान में रखते हुए किया। हिली टेरेन, और ये बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है। सती साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप जरा बताएं। मैं भी जब गया था वहां पर देखा था 300 साल पुराने वृक्ष हैं, देवदार के पेड़ हैं, तमाम जो है ये एकदम इको सेंसिटिव जोन के अंदर आता है। कितना इम्पोर्टेंट है इसे प्रिजर्व करना, और अगर सड़क जो है वाकई 10 मीटर की बनती तो कितना नुकसान होता। पांडे जी, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये बात इसलिए है कि हिमालय, सब जानते हैं कि हिमालय बहुत ही युवा पहाड़ है। हिमालय में हिमालय बनने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।
हिमालय में लगातार भूकंप आते रहते हैं, हिमालय की चट्टानें बड़ी भंगुर हैं, मतलब टूटती रहती हैं, और हिमालय के ढाल बहुत संवेदनशील है। ये तो मैं जियोलॉजी बता रहा हूँ। इसका अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें, हम जैव विविधता की बात करें, तो यहाँ बहुत सारी स्पीसीज पेंडेमिक है, एंडेमिक है, मतलब जो यही होती है, वो और नहीं पाई जाती हैं, इन्हीं ढालों में पाई जाती हैं। तो यहाँ वनस्पतियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं, यहाँ के पारिस्थितिकी जो बनाती हैं, जो यहाँ के ढाल, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की वनस्पतियां, जीव जंतु, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई भी छेड़छाड़ पर्याप्त वैज्ञानिक स्टडीज के आधार पर किया जाना चाहिए था। जब ये रोड का आइडिया कंसीव हुआ, रोड वाइडनिंग का, तो इस पे न तो कोई प्रॉपर स्टडी कराई गई। हद तो तब हो गई कि 889 किलोमीटर की ये रोड है, और इसको मेरे ख्याल से 45-46 प्रोजेक्ट बना दिए गए, टुकड़े कर दिए गए, ताकि ये 100 किलोमीटर से छोटा प्रोजेक्ट मान के इसको EIA को बाईपास कर दिया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को बाईपास कर दिया जाए। शुरू से ही बदमाशी हुई। अब रहा बात कि 12 मीटर रोड जो विकास, जो मतलब कह रहे हैं कि विकास के लिए जरूरी है, किसका विकास? 12 मीटर रोड के लिए आपने जो प्रोजेक्टेड बताया है कि इतनी पॉपुलेशन, इतनी गाड़ियां जाएंगी, वो तो अगले 50 साल तक भी नहीं आने वाली उतनी गाड़ियां। और दूसरी बात, अगर गाड़ियां आती हैं तो आप करस्पॉन्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए आपके पास क्या था? ये मतलब मेरे कहने का मतलब, अगर 20,000 गाड़ियां जा रही हैं पर डे, तो कहीं पर 5,000 गाड़ी खड़ी करने का है आपके पास? गाड़ियां जाएंगी कहाँ असल में? आप इतनी गाड़ियां भेजेंगे कहाँ? कहीं पे आप 500 गाड़ियां एक साथ खड़ी कर नहीं सकते पहाड़ों में। कुछ भी कर लो आप, 1,000 से ज्यादा उत्तराखंड भी नहीं भूलना चाहिए। जो उत्तराखंड में जब हुआ, गाड़ियां भी इतनी सारी थी, गाड़ियां भी दबी जब वो एकदम जो फ्लैश फ्लड आया, लोग भी इतने ज्यादा थे। हाँ, बिल्कुल ये बात है। अब रही बात कि इस वर्डिक्ट की जो इम्पोर्टेंस, इन्होंने 70% के करीब तो इन्होंने पहाड़ को खोदा, बेतहाशा काटा है। कि ऑफिशियल डाटा तो मेरे ख्याल से 40-45 हजार पेड़ का है, लेकिन जो हमने देखा है कि जब लैंडस्लाइड होते हैं तो सैकड़ों की तादाद में ऊपर से पेड़ नीचे आते हैं। वो जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, कम से कम 5 से 6 लाख पेड़ इसकी वजह से बर्बाद हुए। पेड़ कह रहा हूँ मैं, सिबलिंग्स नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, पांडे भाई, मैं ये विस्तार से ये थोड़ी बात ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पहाड़ में एक डाटा है, प्रूवन डाटा है, कि 1 किलोमीटर रोड बनाने में, वाइडनिंग में नहीं, रोड बनाने में 20 से 60 हजार क्यूबिक मीटर मक पैदा होता है, और वाइडनिंग में इसका दुगना होता है, क्योंकि वाइडनिंग में आपको ऑलरेडी एक वर्टिकल स्लोप है, उसके अंदर जाना है आपने, तो मक ज्यादा जनरेट होगा। तो इतना मक के लिए इन्होंने झूठ बोला है कि हमने डंपिंग जोन बना दिए हैं, हमने प्रॉपर उसकी वो कर दिया है। आप पूरे पहाड़, पूरे रोड्स पे जाएंगे, सारा मक इन्होंने नालों के जरिए नदी में इन्होंने इस तरह से उसको डिस्पोज ऑफ किया है कि वो भी एक बड़ा डिजास्टर है। मैंने खुद देखा है, मैंने एक्चुअली खुद देखा। जब मैं 2-3 साल पहले जब मैं गया था वहां पर, तो उठा के एकदम जहां से वो खोद रहे थे उसी के ऑलमोस्ट बगल में जाके पहाड़ के साइड में, और प्रॉब्लम यह है कि जितने पेड़ वगैरह नीचे हैं नदी की तरफ, वो सारे कवर हो रहे हैं। यही पेड़ जो है मट्टी को बचाते हैं, रोकते हैं जब लैंडस्लाइड आती है। सो ऑब्वियसली जिस कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया कि भाई आप प्रॉपर डंपिंग साइट में जाके कीजिए, उसके लिए तो आसानी है कि वहीं से फेंक दे, बिकॉज उसका सारा डीजल का वो दाम बच जाएगा, तो सारा उसकी बचत हो जाएगी, पर्यावरण बेशक नष्ट हो। पारिक जी, ये काफी और इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। जैसे सरी साहब ने कहा कि पेड़ तो बहुत कट चुके हैं, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड जो है, क्या ये इश्यूज भी जो है, बाकी इश्यूज जो जिस तरीके से सड़क बन रही है, डंपिंग जिस तरीके से की जा रही है, जहां पेड़ बचे हुए हैं और जहां अभी जो है रोड को टार नहीं किया गया, यानी कि फाइनल नहीं किया गया, क्या कुछ रिहैबिलिटेशन हो सकता है? क्या आप इसकी भी गुहार रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने? देखिए, ये सारे इश्यूज तो पहले की TOR के अंदर हैं, और उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस हाई कोर्ट कमेटी ने दी है। ये अलग बात है कि जो हाई कोर्ट कमेटी ने शुरू में जब इंटरिम रिपोर्ट दी थी, उस समय कहा था कि आप जो मिटिगेशन मेजर्स हैं, क्योंकि उस समय भी कुछ उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया था, मतलब हजारों पेड़ उससे पहले कट चुके थे लीगली, लेकिन 2 भागों में डिवाइड किया था, एक जहां पर काम नहीं हुआ है और जहां काम हो चुका है। जहां काम हो चुका था वहां जब HPC की कमेटी गई तो उन्होंने देखा कि वहां बहुत ही बुरी तरीके से जो डैमेज हुआ है, वर्टिकल हिल कटिंग की वजह से, मक के डिस्पोजल की वजह से, रिवराइन सिस्टम के अंदर
और जो पूरे फॉरेस्ट एरिया के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आप इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये चीजें करें। तो उसके बाद में उन्होंने जो मिटिगेशन मेजर्स है उनको कुछ नहीं किया। मैंने कहा था कि जितने भी उन्होंने TORs डायरेक्शंस दिए सबका वायलेशन, ग्रॉस वायलेशन हुआ है। और उसके बाद में भी ये इलीगल तरीके से 2012 के सर्कुलर को फॉलो करके हिल कटिंग करते गए, वर्टिकल हिल कटिंग। और जैसा भी हमारे मित्र ने बताया, ये इतना गलत तरीका था इनका करने का। और जो रिटेनिंग वॉल्स बनाते हैं नीचे की तरफ, वो छोटी छोटी रिटेनिंग वॉल्स हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे कि मग का बोझ पूरी तरीके से पड़ा हुआ है, और उसको ओवरफ्लो करके वो जो मग है वो नीचे जो रिवर है, नदी है, उसके अंदर जा रहा है। पूरा जो सिचुएशन है बहुत खराब है। आपने जो बताया कि इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जितना भी डैमेज अभी तक इन्होंने किया है, सबसे पहले कोई भी हिल कटिंग नहीं होनी चाहिए फ्यूचर में, जब तक मिटिगेशन मेजर्स साइंटिफिकली जो हाई पावर्ड कमेटी तय करती है और जो ऑल एक्सपर्ट्स तय करते हैं उनको फॉलो किया जाए और जगह को स्टेबलाइज किया जाए टू द एक्सटेंट पॉसिबल। क्योंकि ये सेस्मिक प्रोन एरिया है, यहाँ पर मुझे नहीं लगता जो जिस तरह से उन्होंने पूरे माउंटेन्स को ओपन कर दिया है, कितने भी एफर्ट्स करने के बाद में डैमेज को रोक पाएंगे। लेकिन साइंटिफिकली उनको मानते हुए ऑनेस्टली अगर ये करें तो कम से कम कुछ एक्सटेंट तक वो डैमेज को रोका जा सकता है। मग का जो डिस्पोजल है, मग के डिस्पोजल को, कि जब ये आप इसको टेरेन को आप कम करेंगे, मतलब सॉरी रोड विड्थ को कम करेंगे, तो नेचुरली मग भी जो जनरेट होगी वो बहुत कम होगी। जो मग अभी पड़ी हुई उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। उसके लिए जो प्रॉपर रिटेनिंग वॉल्स बनानी है, या उसको ले जाके कहीं और उनको जहां जरूरत है मग की उस जगह ले जाएं, लेकिन उस पूरी जगह को क्लियर करना पड़ेगा। कोई मग डिस्पोजल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फर्दर जो ट्रीज है उनको डैमेज करे और वो मग फ्लो करके नीचे सरक करके और रिवर्स वगैरह के अंदर जाए। तो ये सबसे पहले मिटिगेशन मेजर्स को करना जरूरी है। और एक उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, कि जहां जहां पर इन्होंने हिल कटिंग की है और जहां जहां पर लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में रखे जाएंगे। सत्य जी, पारेख साहब बोल रहे हैं कि वोट की राजनीति है, शायद एक तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी जो है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जहां सरकार ने कहा था, इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि सड़कें भी मजबूत करनी है ताकि लोगों के लिए सुरक्षित हो। आप जियोलॉजिस्ट हैं, जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि हिमालय जो है ग्रोइंग माउंटेन्स हैं, यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, और जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वहीं पर ये मिलती हैं। ये काफी अर्थक्वेक साइस्मिक प्रोन एरिया है। वैसे ही अगर बड़ा निर्माण किया जाए, कितना खतरा है। ऑब्वियसली जिस चीज के लिए लोग जा रहे हैं वहां पर, कुदरत के लिए आस्था को लेके, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कितनी कैरिंग कैपेसिटी है वहां पर आपके हिसाब से? जिस तरीके से निर्माण किया जा रहा है, क्या वो एरिया कैरी कर सकता है इतना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कि कैरिंग कैपेसिटी, टेरेन की कैरिंग कैपेसिटी का निर्धारण होना चाहिए प्रॉपर स्टडीज के साथ। मेरे कंसर्न है कि अभी तक तो HPC कमेटी के मेंबर्स थे, यहाँ घूमते रहते थे, इसके बावजूद भी इतने बड़े वायलेशन हुए। जो ऑर्डर्स थे उनके स्टैंडिंग ऑर्डर थे कि तब तक कुछ न किया जाए, टेरेन न काटा जाए। उन्होंने कई जगह बताया था यहाँ रिटेनिंग वॉल डाले, ये कुछ नहीं किया गया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है। आप ये बताइए कि मॉनिटरिंग के लिए कौन सी एजेंसी होगी? इन सड़कों पे वायलेशन तो होता ही रहेगा। सती साहब, केवल पर्यावरण का ही सवाल नहीं है, मनुष्य के जीवन का भी सवाल है। ऑब्वियसली गंगोत्री ग्लेशियर, जो पूरी जो गंगा जो है 40% देश की आबादी को वो सस्टेन करती है, चाहे वो प्लेन्स में हो या हिल्स में हो। क्रॉप्स, पानी, इरिगेशन, पीने का पानी, और एकदम हमारा एक स्रोत तो है ही ये सारा। ऑब्वियसली ग्लेशियर का साइज भी जो है घट रहा है। लॉन्ग टर्म इकोलॉजी की जो बात करते हैं उस पे तो बहुत बड़े सवाल हैं। मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये केवल इन्वायरमेंट का सवाल नहीं है, इस एरिया को बचाना हमारे ही भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लोग भूल गए हैं इस बातचीत को, या लोगों के बारे में लोग जानते हैं इसके बारे में? देखिए, ऐसा प्रोजेक्ट्स के साथ बड़ा दुर्गुण ये है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाता है, लोगों की समझ भी डेवलप होती है। हम शुरू से इस बात को कह रहे थे वैसे, लेकिन पहले लोग सोच रहे थे ये विकास का विरोध कर रहे हैं, ये चौड़ी सड़क का विरोध कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब तो जनसामान्य, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अभी तो हमारे स्टैंड के साथ है। लेकिन एक बात जरूर है कि हमारे प्रदेश के साथ एक दूसरा दुर्गुण ये है कि हमारे प्रदेश में बड़े बड़े पर्यावरणविद हो गए हैं, बहुत सारे। जो चिपको मूवमेंट के बाद जो चला, उसके बाद लोगों ने एक खास तरह की लाइन पे काम करना शुरू किया कि जो
इस तरह का सब चीजों को बच बच के और सरकार की गोद में रह के और इस तरह के मुद्दे जो मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बोल देंगे कि हिमालय बचाओ या कुछ इस तरह से, बचाओ किस चीज से बचाओ ये नहीं बताएंगे। खैर जो लोग कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, सिंपल बात यह है कि पर्यावरण तो अपना पाठ पढ़ाएगी हम सबको। ये है कि क्या हम ये सबक पहले सीख सकते हैं, कुछ गलतियां नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़कें होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन किस साइज की होनी चाहिए, कितना निर्माण, और ऐसे जगह जो ऑलरेडी इकोलॉजिकली इतना फ्रेजाइल है, जो गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट्स बार बार कहती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पारेख साहब ने कहा कि जो 2018 का ही सर्कुलर है भारत सरकार का, उसमें जब कहा गया है कि 5.5 मीटर तक ही इस सड़क को सीमित किया जाए, उसकी जो चौड़ाई जो है, ताकि और पेड़ ना कटे और जो है विनाश ना हो जंगलों का और पहाड़ों का, उस बात को ही कायम रखना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, सतीश साहब एंड पारेख साहब, हमसे बातचीत करने के लिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे। और जाहिर सी बात है कि सतीश साहब आप भी इश्यूज को उठाते रहेंगे एंड पारेख साहब सुप्रीम कोर्ट में आप भी एकदम जो है को उठाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।